सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को लर्न करने के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेंस एस्पेक्ट सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है और वह इंग्लिश लैंग्वेज में कार्य किस तरीके से करता है। इसके बाद में हम लोग वन बाय वन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं और उन सभी प्रकार के टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को बनाने के लिए हमें किन बेसिक एलिमेंट्स की मदद लेनी पड़ती है और उन बेसिक एलिमेंट्स को हम लोग कैसे बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोग एक गहन अध्ययन की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं और टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को सीखने और समझने की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जो सबसे पहली बात आपको टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में लर्न करने की आवश्यकता है वो टेंस एस्पेक्ट सिस्टम की डेफिनेशन से संबंधित है। यानी सबसे पहले हम लोग टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को डिफाइन करेंगे, जिसके वजह से हमारी लर्निंग और भी आसान हो जाएगी। तो अगर हम लोग सिंपल और सरल शब्दों में टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which is used to represent time of an action, state, process or event with respect to moment of speaking. अब आपके सामने एक साधारण सी डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें कुछ टर्म लिखे हुए हैं आपके सामने। सबसे पहले हम लोग उन पदों को समझ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास में एक टर्म लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इसको हम लोग कहते हैं वार्तालाप का समय। अब ये वार्तालाप किसके संबंध में है वो यहाँ पर लिखा गया है। एन एक्शन, एक कार्य, स्टेट यानी अवस्था, प्रोसेस यानी प्रक्रिया या फिर इवेंट यानी कार्यक्रम। तो बेसिक सी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के जरिए किसी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के संबंध में बात करते हैं। और टेंस एस्पेक्ट सिस्टम काम क्या करता है? टेंस एस्पेक्ट सिस्टम एक वर्ब का रूप है, यानी क्रिया का एक रूप है, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए, टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस और इवेंट विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। वार्तालाप के समय के सापेक्ष में किसी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम के समय को प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। किसके जरिए? टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के जरिए। यानी हम लोग ये कह सकते हैं क्रिया का वह रूप जो वार्तालाप के समय के सापेक्ष में किसी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के समय को प्रस्तुत करने का कार्य करता है, वह टेंस एस्पेक्ट सिस्टम या सिंपली टेंस कहलाता है। बात आपको क्लियर है? तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में अगर हम लोग इन चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करें, अगर हम इन सभी बातों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक टाइम लाइन है। हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास में एक लाइन है जिस पर हमने क्या दिखाने की कोशिश की है? समय दर्शाने की कोशिश की है। तो हम लोग इस रेखा को क्या कह सकते हैं? समय रेखा कह सकते हैं। ठीक है। और इस समय रेखा के किसी एक बिंदु को हमने क्या मान लिया? मोमेंट ऑफ स्पीकिंग मान लिया। यानी ऐसा बिंदु जिस समय बिंदु पर हम लोग किसी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं।
तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को हमने क्या बोल दिया, इस पॉइंट ऑफ टाइम को हमने बोल दिया मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी ये वह समय दर्शा रहा है, यह पॉइंट वह समय दर्शा रहा है जब हम लोग किसी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या फिर कार्यक्रम इत्यादि के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। अब अगर हम लोग विचार करें कार्य के समय पर या अवस्था के समय पर या प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के समय पर, तो वह समय या तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के पूर्व के समय अंतराल का हो सकता है, या तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को इंक्लूड करने वाले समय के बीच का हो सकता है, या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आने वाले इमेजिनरी टाइम का हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के समय को वार्तालाप के समय के सापेक्ष में कुल 3 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। या तो कार्य हमारे बोलने के समय के पूर्व के समय का होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि यहां पर हम लोग पास्ट टेंस अप्लाई करेंगे, और या फिर वो एक्शन कब का होगा, जब हम उसके संबंध में बात कर रहे होंगे। तो ऐसी दशा में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक्शन का टाइम और हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग दोनों सेम है, इस वजह से हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और यदि कार्य का समय हमारे बोलने के समय के बाद में आने वाले समय का हुआ, तो ऐसी दशा में हम लोग बोलेंगे कि अब हमें कौन सा टेंस यूज करना है, फ्यूचर टेंस यूज करना है। तो कुल मिलाकर के हम लोग टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट इत्यादि को मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के रिस्पेक्ट में कुल 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। और इन 3 तरीकों का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, यही हमारा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के नाम से जाना जाता है। यानी इन शॉर्ट हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, इसे भी हम लोगों ने इसी डेफिनेशन से जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में हमेशा यदि हम किसी एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट इत्यादि को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा हमारे पास एक टाइमलाइन होगी, समय रेखा होगी, यानी एक लाइन होगी जिस पर हम लोग समय को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। और इसी समय के लाइन पर हम लोग एक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी वार्तालाप के समय को भी व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल में 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि टेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं और उन सभी प्रकार के टेंसेस के द्वारा हम लोग किस प्रकार के कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या फिर कार्यक्रम इत्यादि को वार्तालाप के समय के सापेक्ष में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, जो सबसे पहली सिचुएशन अब हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वह कुछ इस तरीके से है। हमारे पास में ये टाइमलाइन है और टाइमलाइन पे एज यूजुअल हम लोग क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, इस टाइमलाइन पे हम लोग कार्य के भी समय को दर्शाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ में मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी वार्तालाप के समय को भी व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस टाइमलाइन पे किसी एक पॉइंट पर क्या बोल दिया, किसी एक पॉइंट को हमने मान लिया मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी यह वह समय है, यह वह समय बिंदु है जब हम किसी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के संबंध में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग बोल देंगे मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी हिंदी में हम लोग इसे कह सकते हैं वार्तालाप का समय। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वार्तालाप का समय। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई। हमने एक समय रेखा खींची, टाइमलाइन खींची और इस टाइमलाइन के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को हमने क्या मान लिया, किसी एक समय बिंदु को हमने मोमेंट ऑफ स्पीकिंग बोल दिया या फिर वार्तालाप का समय बोल दिया। और हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे डिफाइन किया, यह वह समय बिंदु है जहां पर जब हम लोग किसी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के संबंध में बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर 2 लोग हैं, स्पीकर है और उसकी ऑडियंस है या फिर लिसनर्स है। अब इसके बाद में हमारे पास में एक्शन है या फिर स्टेट है या प्रोसेस है या फिर इवेंट है और उसका भी अपना एक हैपनिंग का या डूइंग का या जो है हैपनिंग का या डूइंग का उसका भी अपना एक टाइम है।
यानी किसी कार्यक्रम के घटित होने का, किसी प्रक्रिया के शुरू होने का या अनवरत रूप से चलने का या फिर उसके पूर्ण होने का अपना एक समय है। या फिर हम लोग ये कहें कि किसी कर्ता के द्वारा, किसी डूअर के द्वारा किसी एक्शन को करने का भी क्या है, एक समय है। उसे शुरू करने का, उसे कंटिन्यू रखने का या फिर उसे कंप्लीट करने का भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। ये सारी बातें हैं। तो हम लोग एक नॉर्मल सी सिचुएशन ये कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में जो एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट दिया गया है वो ठीक उसी समय का है जिस समय पर हम लोग उस कार्य या फिर उस अवस्था इत्यादि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये चीज हमको क्या दिखाता है, ये चीज हमको दिखा रहा है टाइम of an action, state, process और इवेंट। मतलब किसी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के समय को व्यक्त करने के लिए हमने ये ऊपर एक ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई जिस समय पर ये कार्य हो रहा है उसी समय पर हम लोग इसके बारे में बातचीत भी कर रहे हैं, यानी हमारा वार्तालाप का समय और इस कार्य के करने के समय के बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो इस पूरी दशा को, इस पूरी सिचुएशन को हम लोग प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। इस पूरी सिचुएशन को हम लोग किस टेंस के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस क्रिया का वह रूप है जो हमको उस प्रकार के कार्य, अवस्था, कार्यक्रम या प्रक्रिया इत्यादि को दर्शाता है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के रिस्पेक्ट में, जो कि बिल्कुल मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के ही समय के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग कुछ एक उदाहरण लें, जैसे हमने यहां पर लिखा रोहन इज डांसिंग। अगर हमने ये सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश की तो आप इसका अनुवाद क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन आप हिंदी में करेंगे रोहन नाच रहा है। और हम लोग बात कब कर रहे हैं रोहन के नाचने के संबंध में, हम लोग उसी समय पे बात कर रहे हैं रोहन के नाचने के संबंध में जब वह इस कार्य को कर रहा है। तो कार्य के करने का समय और कार्य के संबंध में स्पीकर के द्वारा बात करने का समय दोनों क्या हुआ, सेम हुआ। और इस सिचुएशन को हम लोग किस टेंस के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। ये अभी हम लोग बाद में समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस में इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, यानी किस एस्पेक्ट को हम लोग इसे सौंप देते हैं, मतलब किस एस्पेक्ट में हम लोग इसे रख देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले हम लोग अगर किसी वाक्य को लिख रहे हैं आपके सामने और जो एक प्रकार के एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट इत्यादि को दर्शाने का कोशिश कर रहा है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के रिस्पेक्ट में, वार्तालाप के समय के सापेक्ष में, तो जाहिर सी बात है कि उसमें टेंस है और उस टेंस को आइडेंटिफाई करना हमें बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो हमने सबसे पहली बात आपको ये समझाई कि यदि जिस एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं उस एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट का टाइम बिल्कुल सेम हो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के, तो ऐसी दशा में हम लोग प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं या फिर इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने आपके सामने लिखा रोहन इज डांसिंग, यानी जिस टाइम पे रोहन डांस करने का काम कर रहा है उसी समय पर हम लोग उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। यानी एक्शन के करने का समय, कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने का समय बिल्कुल मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के समान हुआ। ऐसी दशा में हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, या फिर इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। एक और वाक्य मैं आपके सामने लिखता हूं। हमने यहां पे लिखा आपके सामने रोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा, हमने बोला रोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग आपका निकलता है रोहन ने अभी अभी कार्य कंप्लीट किया है, यानी रोहन ने कार्य पूर्ण कर लिया है। रोहन ने कार्य पूर्ण कर लिया है।
और पूर्ण कर लिया है। जैसे ही हम आपके सामने ये पूरी बात बोलते हैं कि रोहन अपना कार्य पूर्ण कर चुका है या रोहन ने अपना कार्य कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि जब हम इस कार्य के बारे में बात कर रहे हैं उसके जस्ट अभी थोड़ी ही देर पहले रोहन ने अपना कार्य समाप्त करके छोड़ा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम लोग यहाँ पर फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम जो है एक्शन का, वो बिल्कुल हमारे मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बराबर है। यानी इस सिचुएशन को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, रोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो अगर ये हमारे पास में टाइमलाइन है और ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है यानी वार्तालाप का समय है, यानी इस समय पर हम लोग कार्य के संबंध में बात कर रहे हैं, तो रोहन ने जो कार्य शुरू किया था वो जस्ट अभी आकर के उसने यहाँ पर क्या किया है, खत्म किया है, जब हम लोग उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। बात समझ में आई? तो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो एक्शन का टाइम है, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम, वो बिल्कुल हमारे मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के सिमिलर है, सेम है। इस वजह से इस टेंस को भी हम लोग किस टेंस में इंक्लूड करेंगे, इस वाक्य को भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस वर्ब का वह रूप है, क्रिया का वह रूप है जो हमें उन प्रकार के कार्यों, अवस्थाओं, प्रक्रियाओं या कार्यक्रमों के समय को व्यक्त करने की कोशिश करता है जिनका समय मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के समान होता है। यानी वार्तालाप के समय के दौरान के जितने भी कार्य होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं या कार्यक्रम इत्यादि होते हैं, उन्हें हम लोग किस टेंस में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम लोग प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पहला टेंस है जो हम लोग अपने रियल लाइफ में यानी अपनी वास्तविक जीवन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं और हम लोग इसे समझ सकते हैं। और एक यही मात्र रीजन है कि प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले आपके जो है लर्निंग बुक्स में लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पाते हैं जो कि बिल्कुल रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंटिन्यूअस एक्शन का। यानी एक्शन एक तरफ से चल रहा है और हम लोग उसके बीच में ही उसी एक्शन के बारे में मोमेंट बाय मोमेंट उस एक्शन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी बात को समझिएगा। जैसे हमारे पास में कोई एक्शन है जो आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ है और हम लोगों ने उसके बारे में, और वो 12 बजे तक चलने वाला है, ठीक है, और हम लोग 8 बजे के बाद के किसी भी समय बिंदु पर और 12 बजे के पहले के किसी भी समय बिंदु पर अगर उस एक्शन के बारे में बोलना चाहते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उसे किस में बोलें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलें। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ऐसी दशा में यानी 8 बजे के बाद के समय और 12 बजे के पहले के समय अंतराल के बीच में वो एक्शन की कंटिन्यूटी प्रेजेंट रहने वाली है, यानी वो एक्शन कंटिन्यूअस मोड में हमारे सामने उपस्थित रहने वाला है, देखा जा सकता है। अगर हमने बोला रोहन इज डांसिंग, तो हमने यहाँ पर इस एक्शन को ट्रूली रियल टाइम रिप्रेजेंट किया, यानी वास्तविक समय में हमने इसको वास्तव में प्रस्तुत करने की कोशिश की, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन हमको देने की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंटिन्यूअस एक्शन का। अगर आपने बोला रोहन इज डांसिंग या मैंने बोला रोहन इज डांसिंग, तो आप रोहन को नाचता हुआ तुरंत देख सकते हैं, और अगर उस समय पे रोहन नहीं नाच रहा है तो हम लोग ये सेंटेंस कदापि नहीं बोल सकते। यानी टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को अगर हम लोग लर्न कर लें कायदे से, तो हम लोग किसी भी एक्शन को, चाहे वो पास्ट के टाइम का हो यानी बीते हुए समय का हो, या फिर वो वर्तमान समय का हो यानी प्रेजेंट टाइम का हो, या फिर वो फ्यूचर के इमेजिनरी टाइम का हो, ठीक है, उसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हमारा सेंटेंस वही मीनिंग कन्वे करेगा जो हम अपने लिसनर से या फिर अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं। तो मित्रों, अब हम लोग एक अलग सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। इस सिचुएशन को ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास में ये एक टाइमलाइन है
जिस पर एज यूजुअल हम लोग क्या दर्शाने की कोशिश करते हैं, हम लोग समय बिंदु या समय अंतराल इत्यादि को दर्शाने की कोशिश करते हैं। लेटर ऑन हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि टाइम लाइन पे कितने तरीके से समय को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पीरियड ऑफ टाइम कैसा होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ एन एक्शन क्या होता है। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमको पास्ट टेंस समझना है कि पास्ट टेंस एक्चुअल में किस प्रकार के एक्शन को या किस प्रकार के स्टेट, प्रोसेस या इवेंट को मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के सापेक्ष में व्यक्त करने की कोशिश करता है। हमारे पास में एक टाइम लाइन है, समय रेखा है, जिस पर हम लोग समय दर्शाने का कार्य करते हैं और इस समय रेखा के किसी एक बिंदु को हमने क्या मान लिया, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग मान लिया, यानी इसको हमने बोल दिया वार्तालाप का समय। और वार्तालाप किसके संबंध में हो रहा है, वार्तालाप जो है एक्शन के संबंध में हो रहा है या फिर किसी प्रोसेस के संबंध में हो रहा है या फिर किसी इवेंट के संबंध में हो रहा है या फिर किसी स्टेट इत्यादि के संबंध में हो रहा है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये हमारा क्या है, वार्तालाप का समय है। ठीक है, ये वार्तालाप का समय है। ठीक, अब हमारे पास में कोई एक ऐसा एक्शन दिया हुआ है या कोई एक ऐसी अवस्था दी हुई है या कोई प्रोसेस है या हमारे पास में कोई इवेंट यानी कार्यक्रम है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले का जो समय अंतराल है वहां से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की क्या, टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस और इवेंट। तो हमारे पास में एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट कहां से बिलोंग कर रहा है, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के किसी समय अंतराल से बिलोंग कर रहा है। इस पूरी सिचुएशन को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। इस पूरी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। यानी पास्ट टेंस क्रिया का वह रूप है जो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के समय अंतराल से संबंध रखने वाले कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि को मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के सापेक्ष में व्यक्त करने का कार्य करती है। बात समझ में आई? अब इस बात को एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने जैसे आपके सामने यहां पे लिखा, रोहन went to market yesterday। अब यहां पर हमारे सामने दो बातें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि हम लोग इस समय अंतराल के किसी कार्य के संबंध में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास में वर्ब का सेकेंड फॉर्म और दूसरा एडवर्ब ऑफ टाइम yesterday। yesterday बोलने का मतलब होता है बीता हुआ कल। yesterday बोलने का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। यानी जब हम लोग बात कर रहे हैं इस कार्य के संबंध में, उस समय के पहले के समय का ये एक्शन है। रोहन का बाजार जाना कब का है, बीते हुए कल का है। और बीता हुआ कल कैसा टाइम है, पास्ट टाइम है। और पास्ट टाइम कब होता है, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टाइम बोलते हैं। एक और वाक्य मैं आपके सामने लिखता हूं, हमने यहां पर लिखने की कोशिश की, रोहन was writing a letter yesterday। ठीक है, यहां पर भी हमने यहां पर क्या लिखा, yesterday लिखा। yesterday बोलने का मतलब क्या हुआ, बीता हुआ कल। और बीता हुआ कल बोलने का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग कार्य के संबंध में बात कर रहे हैं उसके पूर्व के समय अंतराल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोहन क्या कर रहा था, रोहन वॉज राइटिंग अ लेटर, रोहन एक पत्र लिख रहा था yesterday यानी कल। यानी ये कार्य कब का हुआ, बीते हुए कल का हुआ। और हम लोग इसके संबंध में बात कब कर रहे हैं, आज, अभी। तो इसका मतलब कार्य का समय कब का हुआ, जब हम लोग कार्य के संबंध में बात कर रहे हैं उस समय को हम लोग बोल दिए मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के समय अंतराल से
अगर कोई हमें एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट इत्यादि आ रही है तो उस प्रकार के एक्शन, इवेंट, प्रोसेस या फिर जो है स्टेट को हम लोग किस तरीके से व्यक्त करेंगे, पास्ट टेंस के रूप में व्यक्त करेंगे, या फिर इस पूरी सिचुएशन को हम लोग पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तो पास्ट टेंस क्रिया का वह रूप है जो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के सापेक्ष में, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के समय अंतराल से संबंध रखने वाले कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि को रिप्रेजेंट करने का कार्य करती है। बातें आपको क्लियर है? अब एक और सिचुएशन रह गई है इस पूरे जो है लेक्चर सीरीज में, और वो सिचुएशन है फ्यूचर टेंस की। आइए हम लोग उसे भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो मित्रों, जो तीसरी सिचुएशन आपके सामने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फ्यूचर टेंस के बारे में है, यानी फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं और उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उस बात को चलिए समझ लेते हैं। हमारे पास में ये एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन को एज यूजुअल हम लोग क्या कहते हैं, समय रेखा। और इस पर हम लोग क्या दर्शाने की कोशिश करते हैं, इस पर हम लोग समय को दर्शाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर किसी एक बिंदु पर कार्य के संबंध में बात हो रही है, और कार्य के संबंध में जिस समय बिंदु पर बात होती है उस समय बिंदु को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी वार्तालाप का समय। तो हमारे पास में ये एक समय बिंदु है जो कि किसी भी जो है कार्य के संबंध में बात करने का समय है, जिसको हम लोग बोल देते हैं मोमेंट ऑफ स्पीकिंग या फिर वार्तालाप का समय। अब हमारे पास में है क्या, वार्तालाप के समय के बाद का जितना भी टाइम है, यानी अभी के बाद का जितना भी टाइम है वो रियल टाइम नहीं है। उस समय में क्या हो जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है, और इस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टाइम बोलते हैं, और इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, और इसके बाद का जो समय है वो हमने डॉटेड लाइन से दर्शाने की कोशिश की है, और ये एक इमेजिनरी टाइम होता है, यानी काल्पनिक समय होता है। और इस समय से संबंध रखने वाले किसी भी कार्य के संबंध में हम लोग बात करें, ये चीज क्या है, टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट, इवेंट और प्रोसेस। ठीक है, यानी हमारे पास में कोई एक ऐसा कार्य है, कोई एक ऐसी अवस्था है, कोई एक ऐसा कार्यक्रम है या फिर प्रक्रिया है जो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद के समय अंतराल से संबंध रखता है। तो हम लोग पहली बात तो ये समझ लें कि ये जो भी एक्शन, स्टेट, इवेंट या प्रोसेस आपको दिया जा रहा है या फिर आप व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअल में रियलिटी में नहीं है, वास्तविकता में नहीं है। यानी इसके संबंध में कुछ इमेजिनेशंस पेश किए जा सकते हैं, और उन इमेजिनेशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उन इमेजिनेशंस को हम लोग पहली बात बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम लोग बता सकते हैं, या फिर हम लोग और क्या बता सकते हैं, हम लोग स्ट्रांग पॉसिबिलिटी भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल संभावना। प्रबल संभावना, या फिर और हम लोग क्या व्यक्त कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं तो हम लोग क्या व्यक्त कर सकते हैं, प्रेडिक्शन व्यक्त कर सकते हैं। प्रेडिक्शन बोलने का मतलब भविष्यवाणी। ठीक है, या फिर और क्या व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन में हम लोग प्लानिंग भी व्यक्त कर सकते हैं। प्लानिंग बोलने का मतलब क्या होता है, योजना। और किस प्रकार की चीजें व्यक्त की जा सकती हैं, इस प्रकार की चीजों के द्वारा हम लोग शेड्यूल भी व्यक्त कर सकते हैं। का मतलब क्या हुआ, समय सारणी। तो इस प्रकार की चीजों को, यानी किसी कार्य के, किसी कार्यक्रम के, किसी अवस्था के या प्रक्रिया के संबंध में अगर हमें संभावना प्रकट करनी है, प्रबल संभावना प्रकट करनी है, प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी बतानी है, प्लानिंग यानी कोई एक योजना बतानी है, शेड्यूल बोलने का मतलब कोई एक समय सारणी इत्यादि हमें बतानी है, तो इन प्रकार की चीजों को अगर हम लोग कार्य, अवस्था, कार्यक्रम या प्रक्रिया इत्यादि के बारे में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें हम लोग मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद में यानी आने वाले समय के सापेक्ष में व्यक्त कर रहे होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की सिचुएशन को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं, फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं।
या फिर इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। यानी अगर हम लोग मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद में आने वाले काल्पनिक समय के अंतराल से संबंधित किसी एक्शन, स्टेट, इवेंट या प्रोसेस के संबंध में संभावना, प्रबल संभावना, भविष्यवाणी, योजना या समय सारणी इत्यादि को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी दशा को हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। या फिर इस प्रकार के कार्य, कार्यक्रम, अवस्था या फिर प्रक्रिया इत्यादि को हम लोग फ्यूचर टेंस में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर हम लोग फ्यूचर टेंस को डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर टेंस क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के सापेक्ष में, यानी वार्तालाप के समय के सापेक्ष में आगे आने वाले समय से संबंधित किसी कार्य, अवस्था, कार्यक्रम या प्रक्रिया के संभावना, प्रबल संभावना, भविष्यवाणी, योजना या सारणी इत्यादि को व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इन तीनों सिचुएशंस को आपके सामने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हम आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बीच का जो प्रॉपर डिफरेंस है वो समझाने में कामयाब रहे होंगे। और अगर आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से ना समझ पाए हों तो मेरा आपसे फिर से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये तीनों जो आपके सामने मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की, ये रिप्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का एक जो है समझने में मदद करेंगे और बाद की जो चीज़ें आने वाली हैं टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में उन्हें समझने में आपको बहुत ही अच्छी खासी मदद मिलेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपसे इतनी ही बात करना चाहते थे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में टेंस एस्पेक्ट सिस्टम से संबंधित अगले कॉन्सेप्ट को लेकर के, जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि एक्शन कितने प्रकार का हो सकता है, टाइम को टाइमलाइन पर कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम इत्यादि कौन से फैक्ट होते हैं और इनके बारे में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं और उन्हें कैसे हम लोग अपने टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में किस प्रीपोजिशन के जरिए या फिर किस फ्रेज के जरिए व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत किस प्रकार के जो है कार्य को कैसे प्रकट किया जाता है। इन सभी तथ्यों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में टेंस एस्पेक्ट सिस्टम की अगले वीडियो लेक्चर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।